स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था। साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया, मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है, ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपने सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी, मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है? अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है।
एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन, नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी, राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है, ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी की क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है। कानपुर शहर में गोविंद नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी नीला के साथ रहता था। गोविंद की कानपुर में बड़ी सी नाई की दुकान थी। उसके दुकान में विकास नाम का एक लड़का काम किया करता था। विकास बाल काटने का काम करता था। कुछ दिनों से गोविंद का धंधा अच्छा नहीं चल पा रहा था। एक बार जो आदमी बाल काटने के लिए आता था, वो दोबारा कभी नहीं आता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन गोविंद नीला से, मेरी अब समझ में आया है कि मेरा धंधा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विकास को अलग अलग हेयर कटिंग आती ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख के देख लो। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? इतनी जल्दी अच्छा हेयर कटिंग करने वाला कौन मिलेगा हमें? अगर हम हमारे गांव के लक्ष्मण को यहाँ ले आए तो वो तरह तरह की नई हेयर कटिंग बहुत अच्छे से करवाता है। उसके हाथ में तो जादू है, जादू। उसकी बीवी गुजर जाने के बाद बहुत मुसीबत में है बेचारा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे यहाँ लेकर आऊँ। लक्ष्मण अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन जब से उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तब से लेकर आज तक करीब 6-7 महीने हो चुके थे। उसने कुछ भी काम नहीं किया था। जी, आपको उसमें ज्यादा पता है, तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही गांव जाकर लक्ष्मण से मिलता हूँ। अब गोविंद सुबह जल्दी ही अपने गांव के लिए निकल जाता है। वो अपने घर जाकर अपने माँ बापू से मिलता है। अब वो लक्ष्मण से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे, नमस्ते लक्ष्मण, कैसे हो भाई? भाभी जी चले जाने के बाद तो तुम बहुत अकेले हो चुके हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो हम दोनों मिलकर मेरी हेयर कटिंग की दुकान चलाएंगे और उसमें से जो मुनाफा आएगा हम दोनों बांट लेंगे। गोविंद, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए। क्या कहूँ भाई, मैं बहुत डर रहा था कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ तुम भगवान की तरह आए, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मण अपने बच्चों को साथ लेकर अगले ही दिन गोविंद के साथ शहर में आता है। शहर में आने के बाद गोविंद ने लक्ष्मण को एक घर भाड़े पर दिलवाया। दूसरे ही दिन गोविंद लक्ष्मण को अपने दुकान पर ले जाता है। ये देखो लक्ष्मण, ये है हमारी दुकान। अब हम दोनों मिलकर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। लक्ष्मण के आते ही गोविंद ने विकास को काम से निकाल दिया। लक्ष्मण नई तरीके से और बड़े ही सफाई से लोगों की हेयर कटिंग करता था। ये देखकर लोग हैरान हो जाते थे। अब धीरे धीरे दुकान पर लोग आना बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छे से चल पड़ा और काफी पैसे भी आने लगे। गोविंद मुनाफे का आधा हिस्सा लक्ष्मण को दे दिया करता था। ये देख गोविंद की पत्नी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। वो एक दिन गोविंद से, अजी सुनते हो, दुकान तो हमारा है और दुकान का सारा सामान भी आप ही लेकर आते हो। लक्ष्मण तो सिर्फ बाल काटने का काम करता है, और क्या काम करता है वो? इतने से काम के लिए आधा मुनाफा क्यों देना भला?
आप भी तो देख देख कर लक्ष्मण की तरह बाल काटना सीख गए होंगे ना। नीला की बातें सुनकर गोविंद सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन, नीला बात तो सही कह रही है। अब गोविंद उसी दिन लक्ष्मण से, देखो लक्ष्मण, हर रोज दुकान खोलना, साफ सफाई करना, माल लाना, दुकान बंद करना, सारे काम तो मैं ही करता हूँ। तुम तो सिर्फ लोगों के बाल ही काटते हो। इतने से काम के लिए मैं तुम्हें आधा हिस्सा नहीं दे सकता। मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दूंगा। मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। गोविंद की बातें सुनकर लक्ष्मण, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कितनी भी चमक दमक करो या काम करो, इस धंधे में बाल काटना ही एक कला है। मेरे नए नए हेयर कटिंग से धंधा अच्छा चल रहा है। रोजगारी में काम करना होता तो मैं गांव में ही रहता। तुम इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो गोविंद? लक्ष्मण की बातें सुनकर गोविंद गुस्से में आ जाता है और लक्ष्मण से, क्या मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ? तुम लालची हो गए हो, लालची। गांव में वैसे ही बैठे थे तुम। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ और उल्टा तुम मुझे ही कोस रहे हो। तुम्हारे जैसे बाल तो मैं भी काट सकता हूँ। लोग मुझे और मेरी दुकान देखकर यहाँ आते हैं, तुम्हें देखकर नहीं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मण दुखी मन से घर पहुँचता है। घर जाते ही उसका बड़ा बेटा उससे, पिताजी क्या हुआ है? आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लक्ष्मण अपने बेटे को सारी घटी घटनाएं बताता है। तभी लक्ष्मण का बेटा उससे, पिताजी आप दुखी मत हो, हमारे पास कुछ पैसे हैं ना। हम अभी एक छोटी सी दुकान शुरू करेंगे और हम दोनों भी आपके काम में मदद करेंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण चौंक जाता है और साथ ही खुश भी हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर लक्ष्मण ने गोविंद की दुकान के पास ही एक छोटी सी बाल काटने की दुकान शुरू कर दी। उसके बच्चे भी उसके साथ हाथ बटाने लगे। पहले पहले लक्ष्मण की दुकान छोटी होने के कारण ज्यादा लोग नहीं जाते थे। सब लोग गोविंद के दुकान पर ही जाते थे। ये देख एक दिन गोविंद लक्ष्मण से, देखा तुमने, लोग मुझे और मेरी दुकान देखकर यहाँ आते हैं। तुम यहाँ पर ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। जाओ गांव जाकर अपना काम करो। एक दिन वहाँ का जमींदार गोविंद की दुकान पर आता है और गोविंद से, गोविंद, मैंने सुना है तुम्हारे दुकान पर बहुत नए नए स्टाइल से बाल काटे जाते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चों के बाल तुमसे ही काट लूं, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। गोविंद के दुकान में एक आदमी बाल काट रहा था। लक्ष्मण को काम से निकालते ही गोविंद ने दूसरे आदमी को काम पर रख दिया था। उसके बाल काटने के तरीके को देखकर वो जमींदार के मन को कुछ अच्छा नहीं लगा। जमींदार को हेयर कटिंग पसंद नहीं आई। जमींदार गोविंद से, ऐसे बाल तो कोई भी काट सकता है, इसमें नया क्या है भाई? मैंने सुना था तुम्हारे यहाँ तरह तरह के नए नए हेयर स्टाइल करवाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था। पर यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ। ऐसा कहकर जमींदार दुकान से बाहर निकलता है। उसी वक्त लक्ष्मण अपने बच्चों के बाल नई तरीके से और खूबसूरती से काट रहा था, तो जमींदार की नजर उस पर जाती है। वो लक्ष्मण के दुकान पर जाकर लक्ष्मण से, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से और नए नए स्टाइल से बाल काटे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं कल अपने लड़कों को लेकर तुम्हारे दुकान में ही आ जाता हूँ। दूसरे ही दिन जमींदार अपने बच्चों को लेकर लक्ष्मण के पास बाल काटने के लिए आता है। जमींदार के बच्चों के लक्ष्मण नई तरीके के हेयर कटिंग करता है। जमींदार के बच्चों को भी उनके कटे हुए बाल बहुत पसंद आ जाते हैं। उस दिन से अब लोग लक्ष्मण के दुकान पर ही बाल काटने के लिए आया करते थे। लक्ष्मण दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई करने लगा था। अब गोविंद के दुकान पर की भीड़ लक्ष्मण के दुकान पर होने लगी थी। अब गोविंद को ये बात समझ में आ चुकी थी कि बाल काटने वालों के हाथ में ही कला होती है। ऐसे ही कोई भी आकर बाल नहीं काट सकता। वो मन ही मन, हमारे लालच के कारण हमारा धंधा ही ठप हो गया है। अब हमें ही यहाँ से कहीं और चले जाना होगा। गोविंद अपनी दुकान बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मण अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से जीने लगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में सुधा अपने पति रमेश और 2 बच्चे राघव और सुमित के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। रमेश मजदूरी किया करता था और इसी कारण उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके घर में पके खाने में कभी नमक ना होता तो कभी मिर्च ना होती, वैसे ही पकाया करते थे। एक दिन सुधा का पति थककर घर आता है और सुधा से, सुधा, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छा बनाओ तो कैसे? घर में हमेशा पैसों की कमी होती है। ना ही बच्चे कुछ खा पाते हैं, ना ही हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं।
बनाओ तो क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ लेकिन टेस्ट में जरा अच्छा बनाओ। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। सुधा सोच सोच कर आखिर में घर में जो सामग्री है उसी से खाना पकाती है। आज उनके घर में फिर से मिर्च पाउडर नहीं थी, तो उसने कहीं से उठाई हुई फीकी मिर्चियाँ ही इस्तेमाल की और खाना पकाया। घर आकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छा बनाओ। ये क्या बना कर रखा है तुमने? जरा खाकर तो देखो। क्या करूं? हमारे घर के हालात तो आपसे छुपे नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी करने आती हूँ, तो आप आने नहीं देते और आपके अकेले की कमाई में हम पेट भर खाना नहीं खा सकते। सुधा के ऐसे बात करने के कारण रमेश को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इसी कारण रमेश उसे काम करने नहीं देता था। वो एक गरीब था लेकिन जिम्मेदार पति था। रमेश खाना ना खाकर भूखे पेट ही सो जाता है। सुधा उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाती। उसे बार बार याद आता रहता है कि रमेश आज फिर से भूखे पेट ही सो गए हैं, और वो सोचती है क्यों ना वो मर जाए, ताकि कम से कम घर में तीनों तो पेट भरकर खाना खा पाए। इसीलिए वो रात के समय सबको सोए हुए देखकर वो चुपचाप घर से निकल जाती है, लेकिन उसकी मरने की हिम्मत ही नहीं होती। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। जिस पेड़ के नीचे दिन के समय भी खड़ा रहो तो अंधेरा लगे। तभी सुधा को कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुधा डर जाती है और मन ही मन, बाप रे, इस घने पेड़ को पार करते करते न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात भर इस पेड़ पर ही चढ़ जाती हूँ और सुबह होते ही घर वापस लौट जाऊंगी। डर के मारे सुधा उस पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। अब उस पेड़ के नीचे 7 चोर आते हैं, जो किसी बड़े घर को लूटकर अपना बंटवारा करने आए थे। उनमें से एक, देखो भाई, यही वो पेड़ है जहाँ इस समय कोई परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता। तो अब हम यही बैठकर अपना बंटवारा कर लेते हैं। और वो टॉर्च लगाकर बंटवारा शुरू करते हैं। अब 7 बंटवारे हो चुके थे। तभी उनमें से एक, अरे देख लो भाई, ये 7 बराबर हिस्से मैंने कर दिए हैं। तभी ऊपर बैठी सुधा ने चोरों की सारी बातें सुन ली। अब वो एक अलग ही आवाज निकालकर चोरों से, भाई, आपने 7 हिस्से तो कर दिए, उसमें से एक मेरा भी तो निकालना बाकी है। सुधा की आवाज सुनते ही वो आवाज की ओर टॉर्च घुमाते हैं, लेकिन सुधा इस तरह से छुपी थी कि उन 7 में से कोई उसे देख नहीं पाया, और वो घबराकर सारा लूटा माल वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब सुधा नीचे आ जाती है और सुबह होने से पहले ही अपने घर चली जाती है, और वो अपने पति को धीरे से आवाज लगाती है, खोलिए खोलिए दरवाजा खोलिए, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। रमेश दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सुधा एक टोकरी में बहुत सारा सोना, चांदी और पैसे लेकर खड़ी है। वो उसे अंदर लेता है। तभी सुधा, देखिए तो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे सुधा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम रात भर कहाँ थी? जब मेरी नींद खुली तब से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। सुधा रमेश को सारी बातें बताती है। अब 1-2 साल में ही धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी जमीन खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं और अपना घर भी अच्छा खासा बना लेते हैं। अब वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं। साथ ही वो अपने जैसे कुछ लोगों की मदद भी करते हैं। तभी एक दिन सुधा के घर के पास रहने वाली एक औरत जो बहुत अमीर थी, वो बातों बातों में सुधा से, सुधा, क्या बात है, तुम्हारी तकदीर तो बिल्कुल किसी राजा जैसी निकली। क्या खजाना हाथ लगा है, जरा हमें भी तो बताओ। सुधा भोलेपन में सारी बात उस औरत को बताती है। उस रात वो औरत भी अपने पति को बिना बताए ही उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। सुधा के साथ घटी घटना को अब बहुत वक्त बीत चुका था। फिर से वो चोर चोरी कर कर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वो पहले की तरह ही अपना बंटवारा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर, अरे देखो भाई, अब बंटवारे बराबर हो गए हैं। चोर की बात सुनते ही औरत जोर से बोलती है, अरे भाई, मेरा भी एक हिस्सा रखना भूल गए तुम। वो चोर टॉर्च का लाइट आवाज की ओर दिखाते हैं। तभी वो औरत उन्हें पेड़ पर बैठी दिखती है। उसे देखते ही वो चारों चोर उसे नीचे उतारते हैं
और लाठी से मारने लगते हैं। वो औरत जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और घर जाते ही वो उसके पति को आवाज देती है। उसका पति दरवाजा खोलकर देखता है तो वो उसी पर बरस पड़ता है। दूसरी ओर सुधा अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, साथ ही गरीबों की मदद भी कर रही थी। साथ ही उसने एक अन्न छत्र भी बना लिया था। जिन्हें खाने में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, वो वहाँ आकर पेट भर कर खाना खाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे की बराबरी करने जाओ तो हमारा ही नुकसान होता है, तो दूसरे की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए।